नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज ये 20 नंबर का पेपर है अपना। और ये आज जो है लास्ट पेपर है मॉक टेस्ट का। 20 पेपर का टारगेट हमने लिया था। और आज ये पेपर जो है, ये सीरीज हमने जो स्टार्ट करी थी आरएसपी के लिए बच्चों, आज ये लास्ट टेस्ट पेपर है मॉक टेस्ट का, ये 20 नंबर का। आज ये मॉक टेस्ट की सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और आप आरएस प्री का एग्ज़ाम अच्छे से देना है आपको। पूरी आपने तैयारी कर ली है और पूरी कमर कस लीजिए और बढ़िया से एग्ज़ाम देना है आपको में। और प्री का पेपर जो है वो फाइट करना है, फिर आगे मेंस की तैयारी करनी है। उसके बाद प्रॉपर अधिकारी बन के आपको दिखाना है बच्चों, ठीक है। तो आज ये पेपर 20 नंबर का हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए रीजनिंग के किस तरह के एग्जाम्पल आए थे। सबसे पहले ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन थी। ये रिलेशन दिए हुए थे, कौन सी बात सही है ये पूछ रहा था। रिलेशन मैंने बताया था बच्चों, हमेशा चिन्हों को देखकर रिलेशन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाएं हाथ की तरफ रखना है, यही बात थी अपनी। मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, डॉलर का मतलब है बेटा, एट द रेट का मतलब है भाई, परसेंट का मतलब है पिता, और हैश का मतलब है बच्चों पति, ठीक है। तो सबसे पहले एम आर का भाई है क्या? एम और आर को देख लो, एम और आर को मिला के देख लो, एम आर का भाई है क्या? अपने आप को आर, तुम्हारी पोजीशन मेल, आपके पापा का भाई चाचा, चाचा का बेटा कजन, कजन की पत्नी आ, गलत है, पहला तो होगा नहीं। सेकंड में लिखा है एम आर की बहू है, एम आर की बहू है, वो चाचा के लड़के की बहू है ना, आपका कोई संबंध नहीं है। ओ क्यू की बेटी है, ओ क्यू की बेटी है, बेटी तो जिंदगी में नहीं बन सकती, मेल है ये, गलत है। एन आर के पिता का भाई है, एन और आर को मिला लो, आपके पापा का भाई, एन आर के पिता का भाई, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, डी ऑप्शन ब्लड रिलेशन में इस एग्जाम्पल का आने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है। अच्छा, मलेरिया बढ़ रहा है शहर में, ठीक है। तो चलिए, इससे कार्रवाई क्या होंगी? शहर के नगर पालिका अधिकारी को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। देखो, धूमन का मतलब ये धुआं, आपने देखा होगा कि मच्छर जब ज़्यादा होते हैं तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है धूमन कराया जाता है। मतलब धुएं वाली रेल, वो गाड़ी आती है और गाड़ी जो है वो जगह जगह धुआं छोड़ती है, जिससे मच्छर जो है वो मलेरिया वाले मर जाते हैं, सारे मच्छर मर जाते हैं। और ये धूमन की व्यवस्था करनी चाहिए अगर मलेरिया ज़्यादा फैल गया है, तो पहली कार्रवाई उचित है इसकी। सेकंड कह रहा है क्षेत्र के लोगों को मच्छरों को काटने से बचने के कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल जागरूक करना चाहिए लोगों को कि मच्छर से कैसे बचा जा सकता है। साफ सफाई रखो, दूसरा ऑल आउट लगा लो, है ना। मच्छर गंदा पानी जाए उसे साफ कर दो, ज़्यादा पानी कैरोसिन डाल दो, ठीक है। तो फिलहाल दोनों ही कार्रवाई जो है वो उचित हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख लो। तो ये तो सारे के सारे अक्षर ऊपर ही दिख रहे हैं और सामने इनके कोड हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आर का कोड है एक्स, आर का कोड है एक्स, ए का कोड क्या है जे, टी का कोड क्या है टी, आखिरी से चौथे नंबर पे, आखिरी से चौथे नंबर पे बच्चों ओ। आई का कोड क्या है देखना एक बार, आखिरी से तीसरे नंबर पे बी। और ओ का कोड क्या है बच्चों? ओ का कोड है एस। एन का कोड क्या दे रखा है कि साहब, एन का आखिरी में एल दे रखा है। ए का कोड क्या लिया था आपने कि सर जे लिया था। एल का कोड क्या लिया था? एल, एल आखिरी में क्यू। ये आंसर है इसका, ऑप्शन देख लो, एक्स जे ओ बी एस। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक्स जे ओ बी एस एल जे क्यू, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कोड दे रखे हैं सामने, कोड के हिसाब से इनको लिखा गया है, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। आगे लिखा है धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। धनुष जो है वो पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहा है और विश्व जो है वो उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहा है।
ठीक है। अब गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही हैं। तानिया धनुष के दाईं ओर है, धनुष के दाईं ओर तानिया है, तो ये तानिया है और ये गीता है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी निश्चित रूप से सही है। निश्चित रूप से सही देखना है। विश्व और गीता विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, नहीं, ये पहली बात गलत है। गीता पश्चिम की ओर यात्रा कर रही है, नहीं। विश्व और गीता एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और तानिया उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रही है, ये गलत है। तो सी ऑप्शन सही है और सी जो है वो सी ऑप्शन पे ही है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका क्या माना जाएगा, सी ऑप्शन माना जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। यहां पर लिखा है इस प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। ओके, तो कारण एवं प्रभाव का एग्जाम्पल है। फर्स्ट में लाइन लिखी है कि देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी करी है। देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास का मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। ऑटोमोबाइल उद्योग की बात है बच्चों सेकंड में, और फर्स्ट में बात है कच्चे तेल की। क्या ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? नहीं। तो कारण और प्रभाव वाली गणित तो इसमें बैठने वाली है नहीं बच्चों। यहाँ एक कहलाए कि डी को देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण हैं। स्वतंत्र तो कारण हैं, स्वतंत्र का मतलब अलग अलग, पर स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं ये। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, ये आंसर सही है। ये गलत है। सेकंड कारण है ए इसका संभावित प्रभाव है, जबकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट कारण है, सेकंड उसका संभावित प्रभाव है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका बच्चों सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है एक क्लब में 120 संगीतज्ञ हैं। कुल संगीतज्ञों की जो संख्या है बच्चों वो 120 है। 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों प्रकार के बाजे बजाते हैं। 3 वाद्य यंत्र बजाने वालों का परसेंट है बेटा 5। 120 का 5/100 बराबर आएगा 6। 3 तरह के बाजे हमारे पास उपलब्ध हैं। कौन कौन से बाजे हैं साहब? एक तो है सर गिटार, एक है सर बांसुरी, ठीक है, और एक है वायलिन। 3 गोले को भरने की जो जगह होती है वो 7 होती है बच्चों। कौन कौन सी 7 होती हैं? केवल केवल वाली 3, डबल डबल वाली 3 और एक ट्रिपल वाली, तीनों वाली जो है कॉमन एक 3। टोटल 7 जगह भरने की होती हैं, जिसमें से तीनों की जानकारी आ चुकी है मेरे पास 6। आगे लिख रहा है कि कोई भी 2 और केवल 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। इसका मतलब 2 का टोटल 30 के बराबर है। 2 का टोटल किसके बराबर है? 30 के बराबर है। और आगे लिखा है 40 ऐसे संगीतज्ञ हैं जो केवल गिटार बजा सकते हैं। केवल गिटार की जानकारी भी मेरे पास है। केवल गिटार की जानकारी है, कितने हैं? 40। इन सब का टोटल करूं तो बच्चों 76 आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक मेरे पास जो जानकारी आई है उन पे मैंने क्रॉस लगा दिया है। मेरे पास बचा है केवल वायलिन और मेरे पास बचा है केवल बांसुरी। और आपसे पूछा भी यही है कि केवल वायलिन और केवल बांसुरी बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या कितनी है। कुल संगीतज्ञ कितने थे मेरे पास? 120 थे। 76 की जानकारी आ चुकी है, माइनस कर देंगे, जो बचेंगे वो केवल वायलिन और केवल बांसुरी वाले ही बचेंगे, और इन्हीं की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 44। ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना आप, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करूँगा। एग्जाम मेरे, अब देखो RS प्री का तो एग्जाम आने वाला है, ये लास्ट अपना मॉक टेस्ट है, ये अपने कंप्लीट अपन कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम कौन कौन से हैं? PSI एग्जाम के लिए बच्चों मॉक टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। एक हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता वाले पेपर के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। और तीसरा पेपर है पटवार के लिए भी बहुत जल्दी मॉक टेस्ट की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे इसका सॉल्यूशन आएगा। पेपर आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर रखेंगे अपन, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है ये
यहाँ पर लिखा है 36 @ 2 को कहा जाता है 1236, यानी 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 4 @ 4, 4 की पावर 4 होता है 256। ऐसे ही 9 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 729 होता है। करेक्ट आंसर आएगा इसके ए ऑप्शन। ये इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन है, बौद्धिक संक्रिया, उसका एग्जाम्पल है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। छात्रों की कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है। लो बच्चों, राजेश का जो स्थान है वो ऊपर से कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पे है, और प्रकाश नीचे से 25वें नंबर पे है। ये बच्चों प्रकाश है, इसका 25वां नंबर है ऐसे कह रहा है, और ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ठीक है, ये ज्ञान 10 स्थान आगे है। और यदि राजेश और ज्ञान के बीच में 10 लोग बैठे हैं, इनके बीच में 10 बैठे हैं, तो इसका मतलब ये ज्ञान गिनने पर 11वां होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का स्थान जब निकालूंगा मैं बच्चों, ये 26 आएगा। यहाँ से यहाँ तक का स्थान निकालूंगा मैं, 35 आएगा। कुल संख्या पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो और लास्ट में बच्चों -1 कर दो, तो 60 जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। और आपसे रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल है और कुल संख्या पूछी गई है, करेक्ट आंसर आएगा 60। रैंकिंग टेस्ट एनालिटिकल रीजनिंग का ही पोर्शन होता है, कभी कभी एग्जाम्पल जो है वो उसके पूछ सकता है, तो नॉर्मल एग्जाम्पल आपको रैंकिंग टेस्ट के भी आने चाहिए। अगर आपने रैंकिंग टेस्ट नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, आप रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे ही रैंकिंग टेस्ट RS प्री नाम से आप सर्च करना, आपको जो है रैंकिंग टेस्ट का वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या स्नातक को सार्वजनिक क्षेत्र में संगठन में प्रवेश के स्तर की नौकरियों के लिए स्नातक को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बनाई जानी चाहिए? मतलब जो 12th लेवल तक के जो पेपर होते हैं उसकी जगह सीधे स्नातक ही होना चाहिए हर पेपर में, ऐसे कह रहा है। क्या ये सही है क्या? तर्क पहला, हाँ, स्नातक हमेशा अपनी उच्च शिक्षा के स्तर के आधार पर गैर स्नातकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। नहीं, ये आर्गुमेंट जो है वो गलत है बच्चों। सेकंड वाला कह रहा है कि नहीं, कई लोग स्नातक स्तर की पढ़ाई के पूरा होने तक बेरोजगार रहने की जोखिम नहीं उठा सकते। बात सही है, और स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है। यस, करेक्ट जो आर्गुमेंट है वो कौन सा है? सेकंड। फिलहाल ऑप्शन की बात करें बच्चों तो बी ऑप्शन जो है इसका आप सही आंसर देके आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला है आपके, इसमें मिरर इमेज बनानी है आपको। मिरर इमेज का ये एग्जाम्पल है। तो ए से शुरुआत जो है वो होगी, यहाँ एम से हो रही है, नहीं हो सकती है। और इसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर ए को देखो एक बार, ए जो है सही है, और यहाँ पे कौन सा गलत है उनको एक बार काट देते हैं। एफ को देखो पहले, तो एफ का मुंह नीचे की तरफ आ सकता है क्या? नहीं सर, ये ऊपर ही रहेगा पहली बात तो। अब यहाँ पर ये जो ये जो दिया है ना डी, ये तो पहले ही काट दिया अपन ने। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से एक सही है और एक गलत है। ठीक है, फिलहाल 2 ऑप्शन कर चुके हैं। अब एक बार हम ए को चेक करते हैं। ए को चेक कर रहा हूँ, ए का जो है वो सही है, और एम जो है ये दर्पण वाला नहीं है, जल वाला है, इसको ऐसा उल्टा कर दिया। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बच्चों ये रीजनिंग वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैथ वाले सर मनीष गुप्ता सर आपके सामने अभी मैथ का सॉल्यूशन लेके आएंगे। आज यहीं इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बढ़ते आज के सेशन में, आज की क्लास में मॉक नंबर 20 के मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं और उनके सॉल्यूशन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 ये मेंसुरेशन से है। बस इसमें थोड़ा सा डायग्राम आप बना लोगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कहना क्या चाह रहा है कि 3 ट्रायंगल्स आर मार्क्ड आउट ऑफ ए लार्ज triangle at the 3 vertices such that each side of each of the small triangle is 1/4 as long as each corresponding sides of the larger triangle। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? the ratio of area of 3 small triangle taken together that the rest of the larger triangle। मुझे क्या कह रहा है कि जो 3 ट्रायंगल बनाए ना, उनका टोटल एरिया का रेशियो और जो बच गया ना
उनका कौन सा बच गया, जो लार्जर वाला ट्रायंगल है उसमें से जो एरिया बच गया ना, उनका रेशियो क्या होगा। अब देखो पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। देखो हिंदी में पढ़ लो, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ये एक बड़ा लार्जर ट्रायंगल है, ठीक है। एक बड़े त्रिभुज के 3 शीर्षों पर 3 त्रिभुज इस प्रकार बनाना है। तो शीर्ष पे 3 त्रिभुज बनाना है, जैसे यहाँ कट कर लिया, यहाँ कट कर लिया, यहाँ कट कर लिया, तीनों शीर्ष पे 3 त्रिभुज बन गए। देखो यहाँ तीनों शीर्ष पे ये 3 त्रिभुज बन गए, 1 2 3, ठीक है, ये बन गए। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, छोटे जितने भी त्रिभुज है ना ये छोटे वाले, इनकी प्रत्येक भुजा बड़े वाले की क्या है, 1/4 है। जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना ये ABC, इसकी जो भुजा है इसका अगर 1/4 करेंगे तो वो छोटे वाले का क्या होगा, भुजा होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बड़े वाले का आपको वैल्यू पता है क्या, नहीं। आप कुछ भी मान लो, जैसे मैं मान लेता हूं कि बड़े वाले का कितना है, 12 है। मैंने मान लिया कि बड़े वाले की भुजा क्या है, ये 12 है, ठीक है। 12 का मैं अगर 1/4 करूंगा, मतलब 1/4 करूंगा 3, तो छोटे वाले का भुजा कितना आएगा, 3। ये भी 3, 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 ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि बड़े वाले का मैंने भुजा क्या माना है, 12, तो छोटे वाले का भुजा कितना आया है, 3। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के एरिया का रेशियो और जो लार्जर त्रिभुज है ना, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है ना, उसका जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग कौन सा है, ये वाला है ना, इनके बीच का रेशियो बताना है। पढ़ लो, तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल से क्या है। ये बड़े त्रिभुज का जो शेष क्षेत्रफल है ना, इससे क्या है। अब मुझे एक चीज समझाओ, मेरे को रेशियो निकालना है, मैं निकाल लेता हूं, पहले मैं एरिया निकालता हूं, ध्यान देना। अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की एरिया की बात करूं, ये बड़े वाले त्रिभुज के एरिया की बात करें, तो ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समबाहु। समबाहु का एरिया क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर। मैं अगर इसको सरल करूं तो 12 का स्क्वायर 144 √3/4। मैं काट नहीं रहा क्योंकि आगे मेरे को कैलकुलेशन और आसान करना है। मैं अगर छोटे वाले त्रिभुज के एरिया की बात करूं तो आप कहोगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन ऐसे ही कितने त्रिभुज है टोटल, 1 2 3, तो 3 गुना कर दूं, मैं 3 गुना कर दूं। अब बताओ वैल्यू क्या होगा, 3 का वर्ग 9, 9 3 27 √3/4। अब बताओ इस पूरे का एरिया तो मुझे ये पता चल गया, इनका एरिया मुझे ये पता चल गया, तो ये रेस्ट वाले का एरिया क्या होगा, ये रेस्ट वाले का एरिया क्या होगा। तो आप कहोगे सर रेस्ट वाले का एरिया क्या होगा, तो इस पूरे वाले में से इनका एरिया घटा दो, 27 √3/4 घटा दो, ठीक है। घटाओ तो नीचे तो 4 आएगा, √3 आएगा ही आएगा, 144 में से 27 घटा दो, कितना आएगा, 117, हाँ या ना। अब मुझे किनका किनका रेशियो पूछा है, इनका और इनका, तो चलो इनका रेशियो निकाल देते हैं। 27 √3/4 रेशियो 117 √3/4, 4 से 4 कटा, इससे ये कटा। अब 9 से बताओ, 9 से 3 बार में कट जाएगा, 9 3 27, और 9 से ये 13 बार में कट जाएगा क्योंकि 13 नमा 117 होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, 3:13। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ कह रहा है शेष क्षेत्रफल, जो बड़ा वाला त्रिभुज का शेष एरिया बचा है ना उसका क्षेत्रफल। अगर बड़े वाले का ले लेते तो 316 आ जाता, तो यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, 3:13। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि प्रीवियस ईयर से किसका परसेंटेज ज़्यादा है, कौन से ईयर में। तो चलो एक एक करके डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं 2001 की बात करूं तो 2001 की तुलना किससे करोगे, 2001 की तुलना 1991 से करोगे, प्रीवियस है। तो बताओ इसका डेटा 60 है, इसका डेटा 70 है, तो कितने की वृद्धि, 10 की। कितने में, 60 में। तो मुझे, और गुना किसका, 100 का, हाँ या ना। इसको काटोगे तो 1/6 का वैल्यू आपको पता है, 16 सही 2/3% होता है। मैं अगर ऑप्शन बी की बात करूं, 1981 की बात करूं, तो 1981 की तुलना हम किससे करेंगे, 71 से। इसका वैल्यू कितना है, 40, इसका वैल्यू कितना है, 50, कितना ज़्यादा, 10, कितने से, 40 से, गुना किसका, 100 का। ये 0 0 कटा तो ये वैल्यू कितना परसेंट आएगा, 25%। तीसरा ऑप्शन चेक करो, 1971 देखो, 1971 की तुलना किससे करोगे, 61 से। तो बताओ ये 40 है, ये 30 है, कितना अधिक है सर, 10 अधिक है,
कितने में, 30 में, गुना किसका, 100 का। इनको सरल करोगे 33 सही 1/3%, हाँ या ना, ये डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू है। और लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, 1961। 1961 की तुलना तुम किससे करोगे, 91 से। इसका वैल्यू क्या है, सॉरी 1991 का वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर 1991 का वैल्यू 10 है, 61 का कितना है, 30 है, तो कितना ज़्यादा है सर, 20 ज़्यादा है। कितने में, 10 में, गुना किसका, 100 का। तो ये कितना परसेंट हो गया, 200%। अब बताओ कौन से ईयर में सबसे अधिक परसेंटेज मिल रहा है पॉपुलेशन का, तो आप यही तो कह रहे हो 1961 में, तो अपना सही उत्तर क्या होगा, 1961। ये चीज़ कहना चाह रहा था कि जनसंख्या प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे ज़्यादा है, तो 1961 में सबसे ज़्यादा है, 200% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 माध्य का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 ऑब्जर्वेशन है, उसका जो माध्य है या एवरेज है वह 19 है। ठीक है, कह रहा है एक अन्य ऑब्जर्वेशन को शामिल कर लो, एक और शामिल कर लो, तो 20 से 1 21 हो जाएगा। तो नया माध्य कितना है सर, 20 है। तो आपको बताना है 21वां ऑब्जर्वेशन क्या है, 21वां नंबर क्या है। कुछ नहीं, इनको गुना कर लो, टोटल आ जाएगा 19 दूना 38, 380, और इनको गुना कर लो, टोटल आ जाएगा 420। ये 21 का है, ये 20 का है, तो 21वां क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 21वां होगा 420 माइनस 380, घटा दो कितना, 40, 21वां पद 40। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, एक बैग में 33 से 92 के बीच क्रमागत कार्ड है। ठीक है, यदि बैग से एक कार्ड निकालना है, एक कार्ड निकालना है, तो निकाले गए कार्ड पर संख्या के पूर्ण वर्ग होने की क्या प्रायिकता है। हमसे क्या कह रहा है, नंबरिंग करके डाला है 33 से 92 तक एक बैग में कार्ड। ठीक है, कह रहा है कि जब हम कार्ड निकाले ना, तो वो कार्ड का जो नंबरिंग हो ना, वो किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ टोटल कार्ड कितने डाले हैं। तो इसमें से इसको घटाकर एक जोड़ दोगे, 92 माइनस 33 प्लस 1, हाँ या ना, बताओ। इनको घटाया तो ये 59 और प्लस 1 कर दो, तो यह कितना, 60। तो बैग में टोटल कार्ड कितने हैं, 60। तो आपने कहा सर एनएस कितना है, 60। 60 में से ही तो एक चुनोगे, तो 67 क्या होगा, 60। अब मैं एनी की बात करूं तो एनी के बारे में क्या कह रहा है कि भैया परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 33 से 92 तक कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 33 के बाद क्या होगा, 36 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 36 6 का स्क्वायर होता है उसके, 7 का स्क्वायर 49 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 7 के बाद 8, 8 का स्क्वायर 64 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 8 के बाद 9, 9 का स्क्वायर 81 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 9 के बाद 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा, लेकिन लास्ट 92 तक ही जाना है। मतलब यही 4 कार्ड है जो परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ या ना। तो एनी का वैल्यू क्या हो गया सर, 4 हो गया। इन्हीं 4 में से तो कोई एक निकलेगा, नहीं इन्हीं 4 में से तो कोई एक निकलेगा, तो 4 हो गया। तो आपसे पूछा इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कहा सर NE 4 और ये 60, काट दो कितना, 1/15। 1/15 इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। क्लियर है। अब ये कैसे, ये क्यों किया, तो भैया मैं पूछूं 100 से 151 तक टोटल कितने नंबर हो गए, तो क्या करोगे, 151 माइनस 100 और एक जोड़ देते हो, यही तो करते हो। तो वो चीज़ किया कि 33 से 92 तक मैंने टोटल कितने कार्ड डाले, तो 92 माइनस 33 प्लस 1, 60 कार्ड डाले। 60 में से एक चुनना था तो 60। एनी परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है 33 से 92 के बीच में, यही 4 हो सकता है। तो इन चारों में से एक 4/60 मतलब 1/15। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये और आसान सा क्वेश्चन है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इधर टाइम लो इधर अमाउंट लो। 6 वर्ष का समय लगा तो 2 गुना हुआ, 2 गुना का मतलब 2 का पावर 1, सही से लिख रहा हूं, 2 गुना का मतलब 2 का पावर 1, यही तो हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के तहत समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की कितनी गुनी होगी, 8 गुनी।
कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी। तो 8 का मतलब 2 का पावर क्या हुआ 3। अब यहाँ पावर को कंपेयर करते हैं, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 3, तो 1 को 3 बनाने के लिए कितना गुना 3 गुना, तो यहाँ पे भी कितना गुना 3 गुना, 6 3 18 वर्ष, 18 वर्ष में क्या हो जाएगी 8 गुनी। क्लियर है? ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आय का 30% बचाता है। देखो सेविंग की बात हो रही है, खर्च की बात हो रही है और इनकम की बात हो रही है। मान लेता हूं 100 कमाता होगा, 30% बचाता है तो 30, और खर्च कितना करता होगा 70, तभी तो ये 100 बनता होगा। नहीं कि जितना कमाया उसका 30% बचाया तो 70% खर्च किया, तो 100 कमाया 100 का 30% 30, तो ये 70। आगे क्या कह रहा है, मासिक आय में 10% की वृद्धि हो गई, इनकम में 10% बढ़ा दो, तो 10% बढ़ाओगे तो नया इनकम क्या होगा सर 110। तो क्या कह रहा है कि पिछली बचत में 20% अधिक बचत होती है, मतलब बचत में भी 20% की वृद्धि होती है। मुझे एक बात बताओ, 30 का 20% कितना हो जाएगा सर 6, तो कितना हो गया आप बचत 36। कैसे, तो 10% 3 होता, 20% 3 दूना 6, तो 20% बढ़ाया 30 प्लस 6 कितना 36। तो बताओ अगर इनकम 110 का है, बचत मेरे पास 36 का है, तो खर्च मेरे पास कितने का होगा 74 का। नहीं, क्योंकि मैं 36 में 74 जोड़ूंगा तभी तो 110 आएगा। मुझसे क्या कहा कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताएं, तो पहले व्यय कितने का था 7 का, अब कितने 70 का, अब कितने का है 74 का, तो कितना बढ़ा सर 4 बढ़ा। कितने में बढ़ा सर 70 में बढ़ा, गुना किसका 100 का। ये जीरो कटा, 40/70 इसका आंसर, या इसको तोड़ोगे तो 7 पंचे 35। ठीक है, कितना बचेगा 5, दशमलव लगाओगे 7 सत्ते 49, लगभग 5.7%, लगभग 5.7% की क्या हो गई वृद्धि। प्लस लगाया मतलब बढ़ रहा है, तो बचत में 5.7% की क्या हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। एक वस्तु x का मूल्य प्रत्येक वर्ष 40 पैसा बढ़ता है। एक वस्तु है कोई x, इसका हर एक वर्ष 40 पैसा दाम बढ़ जाता है, जबकि दूसरी वस्तु y है जिसका हर एक वर्ष 25 पैसा बढ़ता है। दो वस्तुएं x, इसमें हर वर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है, और y में हर वर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। आगे क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2002 में x का मूल्य कितना था 5 रुपया 20 पैसा, और y का मूल्य कितना था 6 रुपया 30 पैसा, तो आपको बताना है किस वर्ष वस्तु x का मूल्य वस्तु y से 40 पैसा क्या है अधिक है। अब देखो इसको अगर ना भी आपको कुछ तरीका आता हो तो ये डायरेक्ट मौखिक लॉजिकल तरीके से कर सकते हो। कैसे, तो मैं करके बताता हूं। ये x है, ये y है। x का मूल्य 2002 में 5 रुपया 20 पैसा है और y का 6 रुपया 30 पैसा है। ये कब की बात हो रही है सर 2002 की। मैं 2-2 साल के गैप पे ले लेता हूं, नहीं 2004, 2006, 2008, 2010 तक लेता हूं। ठीक है, क्यों 10 तक लिया, आगे 12 है 13 है, पहले यहां चेक कर लेंगे, उसके बाद 2-2 के गैप पे देख लेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक वर्ष में अगर 40 पैसा बढ़ा तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा 80 पैसा, और यहाँ एक वर्ष में 25 पैसा बढ़ा तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा 50 पैसा। तो मैं 2-2 वर्ष में चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ हर जगह 80 पैसा जोड़ना पड़ेगा और यहाँ हर जगह क्या करना पड़ेगा 50 पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं 80 पैसा जोड़ूंगा तो ये 6 रुपया बन जाएगा, यहाँ मैं 50 पैसा जोड़ूंगा तो ये 6 रुपया 80 पैसा बन जाएगा। और तब तक ये काम करना है जब तक ये वाला मान इससे 40 पैसा अधिक ना हो जाए। बताओ अधिक दिख रहा है क्या, नहीं। फिर आगे बढ़ोगे तो ये 6 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और इसमें 50 पैसा बढ़ाओगे तो ये 7 रुपया 30 पैसा होगा। क्या ये मान इससे 40 पैसा अधिक है, नहीं। आगे बढ़ोगे 80 पैसा और जोड़ दो तो ये 7 रुपया 60 पैसा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 रुपया 80 पैसा। क्या अभी भी मान बढ़ रहा है, नहीं। आगे बढ़ोगे तो यहाँ 80 पैसा जोड़ोगे तो ये 80 रुपया 40 पैसा हो जाएगा, और यहां 50 पैसा जोड़ोगे तो ये 8 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। क्लियर है ये बातें, ये 8 रुपया कितना होगा 30 पैसा। अब मुझे एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ, ये 80 रुपया 40 पैसा है, ये 80 रुपया 30 पैसा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 10 पैसे की। तो अगले 2 साल का और चेक कर लेते हैं, 2012 का। मैं अगर यहाँ पे 80 पैसा बढ़ाऊं तो आपने कहा 9 रुपया 20 पैसा हुआ, और यहाँ पे 50 पैसा बढ़ा दूं तो आपने कहा सर 8 रुपया 80 पैसा हो गया। अब मुझे बताओ, 9 रुपया 20 पैसा, 8 रुपया 80 पैसा, इनके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है? 40 पैसे का आ रहा है। तो भैया आप क्या कहोगे? सर 2012 में एक्स वाई से 40 पैसा क्या होगा? अधिक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2012। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, मान लेते कि एक्स वर्ष बाद एक्स वाई लिया है तो कुछ और मान लेते, ए वर्ष बाद पैसा इससे 40% अधिक हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, हर वर्ष कितना बढ़ना है? 40 पैसा। तो ए वर्ष में कितना बढ़ता? 40 है। और अभी कितना है? 5 रुपया 20 पैसा, इतना प्लस इतना इनका। फिर यहाँ हर वर्ष कितना बढ़ रहा है? 25 पैसा। तो ए वर्ष में कितना बढ़ता? 25 है, इतना प्लस इतना, इन दोनों का अंतर बराबर 40 पैसा करते, वहां से जो ए का मान आता वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 8 साल में कितनी हो गई? समझना। एक कोई मूलधन है, कितने रुपए का पता नहीं, 8 साल का अगर समय लगा तो हमें जो अमाउंट मिला, मिश्रधन मिला, वह कितना मिला? 24,500 मिला। फिर आगे क्या कह रहा है? 13 वर्ष का अगर समय मिला, यहां से यहां 13, तो यहां से यहां 5 वर्ष और, क्योंकि 8 5 13, 13 वर्ष का जब टोटल समय मिला तो 32,000 रुपया मिश्रधन मिला। ठीक है, क्लियर है? ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो निवेश की गई धनराशि, ये मूलधन मुझे निकालना है। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां कितने साल का ब्याज मिल रहा है? सर 5 साल का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है? तो 32,000 में से 24,500 घटा दो तो 7,500 मिल रहा है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा सर 1,500 हो जाएगा। नहीं, 5 से काट दोगे तो 8 साल का ब्याज कितना होगा? तो 15 अठे 120 और 2 जीरो बैठा दो, 12,000। अब मैंने 8 साल का ही ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि मुझे 8 साल का मिश्रधन पता है, 8 साल का मिश्रधन पता है और 13 साल का मिश्रधन पता है। तो 8 साल का मिश्रधन 24,500 है, इसमें से 8 साल का ब्याज घटा दे तो मूलधन आ जाएगा। बोलोगे हाँ? तो बताओ, 8 साल का मिश्रधन 24,500 और 8 साल का मूलधन कितना, सॉरी ब्याज कितना? 12,000। तो घटा दो तो 12,500 आपका क्या था? मूलधन था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। कौन कौन है सर? एक उमर है और एक अविनाश है। समझना, इसने 10,000 का इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया और यह 15,000 के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है। एक चीज़ तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट के लिए पूंजी, कहने का मतलब अमाउंट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है किसके अंदर? पार्टनरशिप के अंदर। तो यहाँ अमाउंट इतना है, यहाँ अमाउंट इतना। आगे क्या कहा? लेकिन वित्तीय वर्ष आपातकाल के कारण अविनाश 8 महीने बाद निवेश वापस ले लेता है। ये 8 महीने तक ही बिजनेस में रहा, उसके बाद अपना जो भी इन्वेस्टमेंट उसको वापस ले लिया। ठीक है, आगे क्या कहा? पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा? मतलब इतना तो समझ में आ गया कि टोटल बिजनेस 12 महीने का था। 12 महीने मतलब 1 साल। कहने का मतलब उमर तो पूरे 12 महीने के लिए उस बिजनेस में साझेदारी था, लेकिन अमर क्या किया, अविनाश क्या किया? 8 महीने बाद पैसा ले लिया। तो बताओ यहाँ प्रॉफिट क्या होगा? तो 10,000 गुना 12। यहाँ प्रॉफिट क्या होगा? 15,000 गुना 8। और इनका ही आपसे क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। बताओ, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और कुछ कटेगा तो देखो साफ साफ कट रहा है। ये तो 120 हो गया और ये भी 15 अठे 120 हो गया। कट के क्या होगा? 1:1। हमसे पूछा क्या है? प्रॉफिट का ही रेशियो तो पूछा होगा। क्या पूछा? इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 12 मंथ? हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 1:1। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1:1 में इनको प्रॉफिट हुआ। कब? जब ये 8 महीने बाद पैसा ले लिया और ये टोटल 12 महीने के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्या कह रहा है? स्वर और व्यंजन की बात कर रहा है, वोवेल और कॉन्सोनेंट की। कह रहा है 5 स्वर है। वोवेल की बात करें तो वोवेल 5 है
और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट 4 है, ठीक है। के समूह से कम एक स्वर और कम से कम एक व्यंजन का उपयोग करके, कम से कम मिनिमम एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल होना चाहिए, उपयोग करके 5 अक्षर का शब्द बनाना है। कितने अक्षर का शब्द बनाना है? 5 अक्षर का। कितने अक्षर का शब्द बनाना है? 5। मतलब भैया 5 अक्षर टोटल अल्फाबेट सेलेक्ट करने, ये कहना चाह रहा है। स्वरों की तुलना में व्यंजन अधिक होगा, मतलब कॉन्सोनेंट ज्यादा होना चाहिए वोवेल से, ये भी कंडीशन दे दिया। नहीं, जो भी आप वर्ड बनाओगे ना, यहाँ कह रहा है ना कि अक्षर का शब्द बनाना, जो भी आप शब्द बनाओगे ना तो उसमें ध्यान देना कि कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए? ज्यादा, और वोवेल कम होना चाहिए। बराबर नहीं होगा या फिर ये कम नहीं होगा, कॉन्सोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा। कंडीशन दे दिया। अब ये लिख लिया। कितने तरीके से बनाए जा सकते ये बताना है। अब चलो एक एक करके करो। कम से कम एक का मतलब क्या पढ़ाया है कि सर 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, जितनी होंगी वहां तक चलता जाएगा। अब बताओ, क्वेश्चन में कहा कि कॉन्सोनेंट ज्यादा होना चाहिए वोवेल से, तो मैं कॉन्सोनेंट से शुरू करता हूं। सुनना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, कि मुझे एक चीज बताओ, वोवेल से शुरू करता हूं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एक वोवेल लूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं एक वोवेल लूं, इस 5 में से एक वोवेल ले लूं, तो 4 कॉन्सोनेंट रख लूं? बोलोगे हाँ। क्लियर है? एक वोवेल लूं तो 4 कॉन्सोनेंट, टोटल 5 हो गए। जी सर। कॉन्सोनेंट ज्यादा है वोवेल से? जी सर। अगर मैं 2 वोवेल लूं तो मुझे कॉन्सोनेंट कितने लेने पड़ेंगे? 3। बोलोगे हाँ। 2 वोवेल है तो 3 कॉन्सोनेंट है, ये टोटल 5 हो गए। ठीक है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है वोवेल से। अब सुनना, अगर मैं 3 वोवेल लूं तो 2 कॉन्सोनेंट लेने पड़ेंगे। ये 5 तो हो गए, लेकिन क्या कॉन्सोनेंट वोवेल से ज्यादा है? नहीं, मतलब इसके बाद कोई केस संभव नहीं होगा। ये टोटल कितने केस संभव है? केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड, ये 2 केस है। अब सॉल्व कर लो इनको। बताओ, 5 में से मैंने एक वोवेल लिया तो मुझे 4 में से 4 कॉन्सोनेंट लेने पड़ेंगे। 5 में से 2 वोवेल लिया तो 4 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने पड़ेगा। अब इनको सरल करो। 5C1 5 होता है, 4C4 NCN क्या होता है? 1 होता है, 5C2 पढ़ा रखा है 10 होता है, 4C3 या 4C1 4 होगा। तो आपने कहा सर ये 5 गुना 1 5, यह कितना? 40। दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना? 45। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 45। क्लियर है ये बातें? अच्छा क्वेश्चन था, कंडीशन दिया था यहाँ पे कॉन्सोनेंट ज्यादा रखना है वोवेल से, इसीलिए इसके बाद का केस नहीं बना। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट नंबर 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।